शादी के बाद मेरी हर साल एक बेटी पैदा हो जाती, जबकि मुझे बेटे का शौक था। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मुझे बेटियों से नफरत हो गई थी। मैं अपने पड़ोस वाली फैमिली जिनमें हामिद और उसकी बीवी अलीना अपने एक बेटे के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन्हें बड़ी सी गाड़ी में आता जाता देखकर मेरा दिल जलने लगता था, क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते थे और अच्छा खासा कमा लेते थे, जबकि यहाँ मैं अकेला जॉब करता था और मेरी बीवी मैट्रिक पास भी नहीं थी और ना ही इसके पास कोई हुनर था कि वो घर में बैठकर कपड़े सिलाई कर लेती और कुछ ना कुछ कमा लेती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था और अब बेटियां पैदा हुईं तो मुझे लगता था कि मैं सारी ज़िंदगी इनके जहेज़ के लिए कमाता रहूँगा और वो शादी के बाद अपने अपने घरों को चली जाएंगी और बुढ़ापे में मैं लोगों के कर्ज उतारते उतारते मर जाऊँगा। मैं हर वक्त यही सोचता कि काश मेरी भी अलीना जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो जाती, तो आज मैं भी गाड़ी में घूम रहा होता। अलीना अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी। इसकी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से हामिद की भी मेरे साथ दोस्ती हो गई थी। बस इन दिनों की ठाट बाट देखकर मेरे दिल में जलता रहता था। एक दिन अलीना हमारे घर आई हुई थी, तभी मैं इसके पास जाकर बैठ गया और बातों बातों में मैंने इससे पूछा, आप महीने का कितना कमा लेती हैं? जिस पर वो हंस कर कहने लगी कि जितना मेरा शौहर कमाता है मैं इससे ज़्यादा ही कमा लेती हूँ। इसकी बातों में बड़ी तहजीब और तमीज़ थी। इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। मेरी बीवी इसके सामने इस तरह बैठी थी जैसे घर की कोई नुकरानी होती है। शलवार और कमीज़ पहनी थी, कमीज़ और पहनी हुई थी और दुपट्टा कोई और लिया हुआ था। जब वो चली गई तो मैंने अपनी बीवी को खूब डांटा। मैंने कहा कि अगर ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है तो अपना हुलिया तो ठीक रखा करो। मैंने इसे खूब बातें सुनाई। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, अलीना बहुत अच्छी है। इसे पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। मैंने कहा कि इसका भी एक बेटा है, लेकिन वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो अच्छे से तैयार होकर आई थी। इसने कहा कि दूसरे के घर इंसान तैयार होकर ही जाता है ना, अपने घर में तो ऐसे ही रहता है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास आजकल हर सवाल का जवाब होता है। जो मैं कह रहा हूँ इस पर गौर करो, अपनी हालत ठीक कर लिया करो। कमा तो तुम कुछ सकती नहीं हो, बस बेटियां पैदा करने में तुम सबसे आगे हो। कम से कम अपना हुलिया और अपनी शक्ल तो ठीक रखा करो, वरना न जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि अल्लाह ने मुझे ना बेटियां दे दी। और मेरी तीसरी वाली बेटी तो जैसे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई अजाब बन के आई थी। वो पूरा दिन रोती थी, पूरी रात रोती थी। ना मैं दिन में सो सकता था, ना मैं रात में सो सकता था। मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर बच्चे संभालने वाली मर्दों में से नहीं था, लेकिन अगर दूसरे कमरे में चला जाता तो वहाँ पर भी इसके रोने की आवाज़ इतनी तेज़ आती कि मैं सो नहीं पाता था और ना सोने की वजह से मेरा काम ख़राब हो रहा था। मैं पूरा दिन थका रहता था। जहाँ मुझे मौका मिलता मैं झपकी ले लेता था। मेरे बॉस ने भी मुझे डांट दिया कि तुम ऑफिस में सोने के लिए नहीं आते, अगर ऐसा ही है तो फिर घर में ही आराम करो। मुझे इस बच्ची से बहुत नफरत थी। मैं इसको गोद में भी नहीं उठाता था। मुझे बाकी बच्चियां भी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन तीसरे वाले तो बहुत ही अजीब थी। ये सब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करती थी। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो बीमार भी बहुत रहती थी। इस पर मेरे इतने सारे पैसे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। बीवी को मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्या खा के पैदा किया है जो ये हर वक्त बीमार रहती है। कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस कभी कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा तंग करता है। आप कहीं घुमाने ले कर भी तो नहीं जाते। मैंने कहा कि कहीं ले के जाने से अगर ये ठीक हो जाती है तो चलो, मैं तुम सबको अभी ले के चलता हूँ। हम लोग एक पार्क में चले गए। इत्तेफाक से वहाँ अलीना और इसका शोर भी आए हुए थे। वो लोग हमें देखकर हमारे पास आ गए। पार्क में लॉटरी के टिकट डाले जा रहे थे, जिनके पैसे बहुत थोड़े थे। मेरी बीवी जिद करने लगी कि मैंने भी लॉटरी का टिकट लेना है। मेरी तीसरी वाली बेटी का नाम अस्मा था। मैंने कहा कि इस मनहूस के नाम पर कुछ न लो, कुछ नहीं निकलेगा। वो कहने लगी कि नहीं, मुझे इसी के नाम का लेना है। मेरा दिल कह रहा है कि आप मुझे थोड़े पैसे दे दें। मैंने इसे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जाओ, मेरी जान छोड़ो। खुद में जाकर हामिद के पास खड़ा हो गया और मेरी बीवी और इलिया जाकर टिकट लेने लगे। मैंने कहा कि ये क्या लोगों को लूटने का तरीका है।
तब हामिद ने कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े ही अमीर लोग हैं जो लॉटरी करवा रहे हैं। सुना है कि कुरानदाजी में बहुत सारे पैसे निकलने वाले हैं। 50 लाख रुपए का तो पहला इनाम है और हम बच्चों के नाम पर ले रहे हैं, तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े, जूते, खिलौने भी दिए जाएंगे। वो भी कम से कम 10 लाख रुपए के होंगे। मैंने कहा कि ये कौन करवा रहा है? तो उसने कहा कि एक अमीर आदमी करवा रहा है जिसने बड़ी मन्नतों मुरादों से बेटा हासिल किया था, लेकिन इसका वो बेटा फौत हो गया था। ये बहुत अमीर आदमी है, इसलिए बस इसकी याद में सदका खैरात के तौर पे ये सब कुछ करवा रहा है। मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कि बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं। अब मैंने कहा कि बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। मैंने कहा कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है ना, इसीलिए तुम नहीं समझोगे। बेटियां तो अजाब होती हैं। इसी बात पर हमें मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। इसने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम बहुत गलत बातें करते हो। मुझे इस पर भी बहुत गुस्सा आने लगा कि खुद तो बेटा लेके खड़ा है, इतनी खूबसूरत और काबिल बीवी भी है, और मेरे लिए रहम मांग रहा है। मेरी बीवी ने कुरानदाजी की टिकट हमारी तीसरी बेटी अस्मा के नाम की ले ली। इसने कहा कि अगर पैसे निकल जाएं तो मैं अपनी बेटी को दूसरे शहर लेकर जाऊंगी और डॉक्टर से इसका इलाज करवाऊंगी। दरअसल अस्मा में खून बहुत कम था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। मेरे साथ बैठ जाती थी तो कुछ खामोश हो जाती थी, पर मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता था। मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैंने तो बच्चे पैदा करने से अब तौबा कर ली थी। शायद मेरी बीवी सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती थी। होती है ना कुछ औरतें जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। मैं नहीं जानता था कि चौथी बेटी आए और फिर 5वीं भी बेटी आ जाए। 5 बेटियों का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता और मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि फिर खानदान में किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। खानदान वाले मेरी नफ्सियात और शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसीलिए तो मुझे खानदान से रिश्ता नहीं मिला था। खानदान एक लड़की थी जिसको मैं पसंद करता था। इसने कहा था कि मुझसे शादी करने से अच्छा है कि वो किसी कुएं में छलांग लगा कर मर जाए, क्योंकि ये इतना सख्त मिजाज का इंसान है, इसके साथ किसी का भी गुजारा नहीं होना। मेरी बीवी तो घर में से थी, इसलिए इसे इन बातों के बारे में पता नहीं था, और ना वो कहीं आती जाती थी। एक दिन मैंने इससे कहा कि ये जो अलीना से दोस्ती लगा रखी है, तुम इससे कुछ सीख भी लिया करो। लेकिन क्या फ़ायदा, अलीना क्या सिखा सकती थी इसको जब ये खुद ही ऐसी थी। मैं हमेशा से अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने वाला इंसान था। अगर मेरे आगे कोई चीज़ पड़ी होती और मैं इससे टकरा कर गिर जाता तो मैं यही कहता कि ये चीज़ किसने रखी थी, किसकी थी ये, इस वजह से मैं गिर गया हूँ। मैं ये नहीं सोचता था कि मैंने भी तो नीचे नहीं देखा था और मैं गिर गया हूँ। अस्मा की हरकतें दिन ब दिन बहुत ही शरारती होती जा रही थी। अब तो इसने बातें करना भी शुरू कर दी थी और पूरा दिन वो सर खाती रहती थी कि बाबा ये क्या है, बाबा वो क्या है। एक दिन तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मैं घर से बाहर निकल आया। आजकल मेरा बॉस भी मुझसे नाराज़ था। इसने मुझे एक बहुत बड़ा काम दे दिया और कहा कि इसको वक्त पे पूरा करना है, और इसने मुझे वक्त पर बहुत थोड़ा दिया था। मुझे सारे ऑफिस वाले कह रहे थे कि बॉस तुम्हें निकालने के बहाने तलाश कर रहा है, अब तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। वो तुमसे तंग है क्योंकि तुम रोज़ लेट आते हो, तुम्हारा ध्यान भी काम की तरफ नहीं होता। मुझे भी पता था कि वो मेरे साथ उल्टा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, बस सोचा कि एक टाइम पर असाइनमेंट पूरी करके इसके मुंह पर मार दूंगा तो फिर वो मुझे कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि मेरा इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तो था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वो गुस्से में ही नज़रअंदाज कर सकता था, बिला वजह तो नहीं कर सकता था। इसलिए वो बहाने तलाश कर रहा था, क्योंकि अब इसके पास और भी लोग थे। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी सीधा नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में पहले ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। सर में हर वक्त दर्द रहता था। मुझे पूरी पूरी रात जाकर काम करना पड़ता था। शुक्र है कि आज तीनों मुसीबतें टाइम से सो गई थी, यानी कि मेरी तीनों बेटियां और मेरी बीवी किचन में खड़े होकर बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि बर्तन नहीं धो, बर्तन धोने की आवाज़ से वो तीनों जाग जाएंगी। तुम अपने कमरे में चली जाओ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम
करना है। मेरी रात काम में लगनी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। इसने कहा कि ठीक है। वो कमरे में चली गई और जाते जाते इतना कह कर गई कि आप दिन रात काम में लगे रहते हैं, कभी बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लें। इसके जाने के बाद मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों हमारी शादी की सालगिरह भी गुजर गई थी, और वो दिन हमारी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि हमने एक दूसरे को ये भी नहीं कहा कि आज हमारी शादी हुई थी। मेरी बीवी ये सब कुछ सोचती तो होगी, हर औरत की तरह इसके दिल में भी अरमान तो होंगे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं अपने सारे मसलों की वजह सिर्फ इसे ही समझता था। मेरे दिमाग में ये बात भी बैठी हुई थी कि औरत के नसीब से ही मर्द को दौलत मिलती है। अगर मुझे दौलत नहीं मिल रही थी तो मैं इसमें भी मेरी बीवी का ही कसूर था। इसके नसीब की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और फिर दोनों को कोसना तो बहुत आसान होता है। जब आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है तो आप बेबस हो जाते हैं, क्योंकि आप इस गुस्से को निकाल नहीं सकते। लेकिन किसी और पर गुस्सा आए तो आप गुस्से को निकाल तो सकते हैं। एलिना हमेशा घर आया करती थी। शायद मेरी बीवी इसे अपने बारे में भी बताती थी, अपने दुखड़े सुनाती थी, क्योंकि अब वो मुझे अजीब नज़रों से देखती थी, जैसे मुझ बुरा इंसान समझती हो। मेरी बीवी तो बिल्कुल ही रवायती बीवी थी, रवायती बीवी से कुछ ज़्यादा भी नहीं थी। खैर, अब मैं बैठा अपना काम कर रहा था जब मेरी बेटी अस्मा जाग गई। वो बाहर आ गई। मैंने कहा कि तुम बाहर क्यों आई हो, सो क्यों न रही। जब अपनी माँ के पास तब वो कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं यहाँ बैठ जाऊँ बाबा? मैंने कहा कि बैठ जाओ। वो मेरे पास बैठ गई और चुपचाप बैठी रही। शुक्र है कि कुछ बोल नहीं रही थी। मेरा काम मुकम्मल हो गया और मैंने अपने ऊपर फ़ख्र किया कि मैंने ये काम जल्दी मुकम्मल कर लिया। अभी सुबह फाइल अपने बॉस के मुंह पे दे मारूंगा और इसे कहूँगा कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। मैं उठकर वॉशरूम चला गया और जब वापस आया तो सामने का मंजर देखकर जैसे मेरी रूह फना हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी अस्मा ने इस फाइल के ऊपर करीब पड़े पानी का भरा हुआ गिलास गिरा दिया था। वो फाइल के सारे कागज हाथ में उठाकर खेल रही थी। मेरी की हुई सारी मेहनत, मेरा सारा काम बर्बाद हो गया था। और आजकल मैं ये फाइल बॉस को नहीं देता तो इसने मुझे नौकरी से भी निकाल देना था। मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल किया कि मैं ऐसे कुछ कर गुजरूं जो किसी ने ना किया हो, यानी कि इसे जान से मार डालूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने इसे कहा कि आओ बाहर चलते हैं। मैं इसे अपने साथ बाहर ले गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी कल नौकरी जाने वाली थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए एक पार्क में लेकर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक जगह देखी जहाँ आसपास कोई भी नहीं था और ज़मीन में खड्डा खोदने लगा। मेरी बेटी ने कहा कि बाबा इसमें क्या होगा, ये कौन सी गेम है। मैंने कहा कि तुमको भी पता चल जाएगा, तुम्हें बस इसके अंदर लेटना होगा। इसके बाद एक परी आएगी, वो तुम्हें ढेर सारे खिलौने देगी। वो खुश होने लगे। जब खड्डा इतना हो गया कि मैं इसको बेच भी में दबा सकता था तो मैंने इसे बीच में लेट जाने को कहा। मैंने कहा कि आंखें बंद कर लो, अगर आंखें खोलोगी तो परी भाग जाएगी। इसने आंखें बंद कर ली। मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब इसका दम घुटने लगा तो वो चीखने चिल्लाने लगी, मगर मैं हाथ झाड़ के वहाँ से भाग आया। अभी कुछ दूर ही आगे गया था कि अचानक से मेरे कदम रुक गए। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नफरत अपनी जगह, लेकिन मुझे अपनी बीवी को भी तो जवाब देना था। मैं वापस भागा कि बच्ची को बाहर निकाल लेता हूँ, लेकिन सामने का मंजर देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो खड्डा खाली था। मेरी बेटी वहाँ पर थी ही नहीं। इतनी जल्दी वो वहाँ से कैसे निकल सकती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना मिली। मैं घर जाके सो गया। सुबह उठा तो मेरी बीवी ने मुझे झंझोर कर जगाया कि अस्मा नहीं मिल रही। अस्मा कहाँ है? मैंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए। इसने कहा कि मैं जब उठी थी तो वो बिस्तर पर नहीं थी। लगता है कि बाहर बैठकर तुम्हारे सामान से खेलती रही है। अब इसे जाके तलाश करो। मैंने कहा कि अच्छा तलाश करता हूँ। मैं घर से बाहर निकल गया और एक तरफ जाकर बैठ गया। मैं इसे तलाश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मिलने वाली थी ही नहीं। इसे गायब हुए तो 7 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। अब वो कहाँ से मिलती? मैं वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से झूठ बोल दिया।
میں نے کہا کہ مجھے وہ کہیں نہیں ملی۔ میری بیوی نے رونا شروع کر دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر میں بھاگ کر ایلینا کو بلا لایا۔ جب میری بیوی کو ہوش آیا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ تب ایلینا اسے تسلی دینے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پولیس میں جا کے رپورٹ بھی کروا دی، جبکہ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ لیکن 2 دن کے بعد ایسی خبر ملی کہ میں خود اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ خبر یہ ملی کہ جس لاٹھی میں ہم لوگوں نے اسے ڈالا تھا اس میں میری بیٹی کا نام آیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ پہلے لڑکی کو لے کر آئیں تاکہ اسے سب کے سامنے اتنا بڑا انعام دے دیا جائے گا۔ اگر آپ میری وہ بیٹی ہوتی تو مجھے 75 لاکھ روپے کا فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں پھر سے اسے تلاش کرنے لگا، جبکہ میری بیوی کو جیسے صبر آ گیا۔ اب وہ خاموش رہتی، بس گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی کبھی رونا شروع کر دیتی۔ میں پھر سے پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ آج اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، وہ کہاں سے ملے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی ہو یا کوئی اسے اٹھا کے لے گیا ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہو، اگر وہ مل جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بیوی جو کبھی میرے آگے زبان نہیں کھولتی تھی، اس نے زمین پر برتن مارا جو وہ دھو رہی تھی۔ اچھا، اب وہ مل جائے گی، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہیں 75 لاکھ روپے مل جائیں گے، اسی لیے اس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس کھڈے میں جا کر کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں پر اسے دبا کر آئے تھے؟ جب اس نے ایسی بات کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ سچ کہہ رہی ہوں، جب تم نے اسے وہاں دفنا دیا تھا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، اور حامد بھائی اتفاق سے اس دن گھر دیر سے آئے تھے، اور جب وہ 2 بجے گھر آنے لگے تو رستے میں پارک کے قریب سے گزرے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ تمہارے پلٹتے ہی انہوں نے ہماری بیٹی کو نکال لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور ایلینا گھر آئی تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے اور اس کے پاس ہے۔ تمہیں سبق سکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن سبق کیا سکھانا، تمہارا تو اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ تم باپ کے نام پہ دباؤ۔ جو آدمی اپنی ہی اولاد کو زندہ دفنانے کی کوشش کرے وہ کیسا باپ ہے؟ اور پھر اسے اس لیے تلاش کرے کیونکہ اس کے سر پر انعام ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھا دیا، میری آنکھیں کھول دی، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نے اپنے دونوں بیٹیوں کو لیا اور میری تیسری بیٹی کو بھی ایلینا سے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ جب وہ انعام لینے گئی تب اسے نہ صرف انعام ملا بلکہ اس نے یہ بات اس امیر آدمی کو بھی بتائی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا تھا۔ اس نے اسٹیج پہ چڑھ کر سب کے سامنے کہا تھا۔ سب لوگ مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس آدمی نے میری اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ میری اولاد کے سارے خرچے اٹھائے گا۔ اس کے کھانے پینے، پڑھائی سے لے کر ان کے جہیز اور رخصتی ہونے تک والے سارے خرچے اس کے ذمہ ہو گئے۔ اس کام میں ایلینا اور حامد نے میری بیوی کا ساتھ دیا۔ میرے نام کھلا کر نوٹس آ گیا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر نوٹوں میں کھیل رہی ہے۔ اس امیر آدمی کی بیوی بھی ایک بہت بڑی سوشل ورکر ہے۔ اس نے میری بیوی کو کام کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری بیوی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، وہ بچوں کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ میری بچیاں وہاں پر بہت خوش ہیں، لیکن میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ بیمار ہو جاتا ہوں تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے لالچ میں آ کر اپنی بنائی ہوئی زندگی خراب کر لی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے ملنے کا، ان کی شکل دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن میری بیوی مجھے ان سے ملنے بھی نہیں دیتی۔ میرے خاندان والے اور محلے والے سب مجھے بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج میں بہت روتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر میں بھی تو اس وقت بہت ظالم بن گیا تھا۔ اب میری سزا بھی یہی ہے، مجھے ساری زندگی ایسے ہی جینا ہوگا۔